वक्त की यह ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई साथ न कोई हुकूमत तुम्हारी है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदलती मिलेगी। अब कलम और कागज़ से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। सभी साथियों को नमो बधाई। और जय भीम मित्रों, आज हम समाज के अंदर एक नई प्रकार के माहौल पर चर्चा करेंगे। और ये माहौल है महंगी शादियों का। आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा होगा कि आजकल विवाह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य तो है ही, लेकिन एक पिता के लिए जिसके 2 या 4 पुत्रियां हो या 2 से 4 बच्चे हों, उन बच्चों का विवाह करना कितना महंगा और खर्चीला हो गया है। और क्या हम इसको जानबूझ करके इतना खर्चीला बना रहे हैं? तो आज का जो विषय है वो यही है, खर्चीली शादियाँ और कर्ज लेकर की जाने वाली शादियों से हम कैसे निजात पा सकते हैं। भाई, जो लोग अमीर हैं, जो व्यापारी हैं, जो बड़े रिसोर्सेज के मालिक हैं, जिनके पास इतनी इनकम है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन उनका देखा देखी सामान्य व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का कर्मचारी भी उन्हें देख करके उनकी होड़ करने का प्रयास करता है। और आजकल ये देखा गया है कि लोग विवाह करने के लिए भी बैंकों से कर्ज ले रहे हैं। उस कर्ज को किस्तें चुकाते चुकाते उस पिता की पूरी उम्र गुजर जाती है। यहाँ तक कि उसकी पेंशन की राशि भी उसी कर्ज की किस्तों में चली जाती है। लेकिन वो अपनी इस शादी के दिखावे को कम नहीं करना चाहता। मैंने कई परिवारों को ऐसा देखा है जिनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों के कार्यक्रमों को देखकर, उनके विवाह की चकाचौंध को देखकर, उससे भी बढ़कर या उसके समकक्ष कार्य करने के लिए पूरी तरह से कर्ज के रसातल में डूब जाता है। हमारे बुजुर्ग लोगों ने पहले जो विवाह की परंपराएं थी बहुत अच्छी थी, और हमने भी बचपन में उन परंपराओं को देखा कि मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के कुछ पैसा जुटाते थे, जिसे नोता डालना कहते थे। और मोहल्ले के जितने भी रिश्तेदार होते थे, समाज के बंधु होते थे, वो कुछ पैसा बारात के जाने से पहले नोते के रूप में उस परिवार को देते थे जिस परिवार में शादी है। और जब दूसरे लोगों की शादी होती थी, वही राशि बढ़ा करके वो फिर उन्हें वापस लौट आता था। इस प्रकार से मिलजुल करके समाज के द्वारा पैसा एकत्रित करके वो विवाह बहुत ही शांतिपूर्वक बिना कर्ज के संपन्न हुआ करते थे। विवाह के बाद उन परिवारों को उस कर्ज की किस्त चुकाने की कोई भय या डर नहीं रहता था। लेकिन समय के अनुसार आज वो परंपराएं तो समाप्त हो गई हैं, और देखा देख लोगों ने एक अंधी दौड़ चला दी है। सबसे बड़ा शहर का मैरिज हॉल उसके पास होना चाहिए जिसमें वो शादी करेगा। सबसे बड़े रेस्टोरेंट में उसका खाना होगा, और वफ़र होगा, उसके अंदर महंगी से महंगी थाली का ऑर्डर वो देगा। वो ये सोचता है कि एक दिन के दिखावे में ये जितने भी लोग रिश्तेदार मेरे यहाँ आएंगे मुझे बादशाह समझ लेंगे, और ये मान लेंगे कि इन सज्जन के पास बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक शाही परिवार से हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी शादी की। लेकिन वे भूल जाते हैं कि वो जो लोग शाही शादी का आनंद आपके यहाँ लेंगे, वो प्रातः उठते ही उस सब आनंद को भुला देंगे। और कई तो ऐसे लोग होंगे जो उसी समय आपके भोजन में, आपके व्यवस्थाओं में कमियां निकालकर आपको गिना जाएंगे। जो विवाह होता है, दोनों परिवारों का आपसी संबंध होता है, वो एक आत्मिक संबंध होता है। उसमें दिखावे का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के दिखावे करके यदि आप किसी बेटी के पिता को कर्ज में डुबो देते हैं, या किसी पिता को अपने बेटे
अच्छा रिसेप्शन कराने के लिए, अच्छी बारात ले जाने के लिए, अच्छा दिखावा करने के लिए, जो कि खुद तो कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन पिता की संपत्ति पर यदि वो इस प्रकार का बोझ डालते हैं और उस बोझ की किस्तें कई सालों तक चुकाने में पिता की कमर टूट जाती हैं, तो फिर इस प्रकार के दिखावे की शादी का क्या औचित्य है। उस पिता को रह रहकर वो किस्तों की याद आती हैं जो उसे उस शादी के लिए कर्ज लिया था, उसे भरनी होती है। वो बेटे तो भूल जाते हैं शादी करके, लेकिन वो पिता को हर वो तारीख याद रहती हैं जब उस कर्ज की किस्त चुकानी होती है। सभी साथियों से, मित्रों से मेरा एक ही निवेदन है कि इस प्रकार के दिखावे के लिए आप अनावश्यक खर्च, बैंकों से उधार, अपने मित्रों से कर्ज लेने की परंपराओं से बाहर निकलें और एक छोटे स्तर पर कम लोगों को एकत्रित करके कम से कम खर्चे में अपनी जो आपकी इनकम है उसी के दायरे में रह करके उस शादी जैसे पवित्र संस्कार को संपन्न करने का प्रयास करें। किसी भी बालिका के पिता पर इतना कर्ज, इतना दबाव न डालें कि वो आपकी अगवानी में, आपके स्वागत में इतनी व्यवस्थाएं करें जिसके लिए कि उसे कर्ज लेने की आवश्यकता पड़े। हो सकता है आपको खुश रखने के लिए, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए वो कर्ज भी लेगा और आपकी अगवानी भी करेगा, लेकिन उसके मन में ये खटास, ये कड़वाहट हमेशा बनी रहेगी कि इस विवाह के लिए भी मुझे कर्ज लेना पड़ा और जो मुझे मरते दम तक चुकाना है। मित्रों, विवाह दो परिवारों का बंधन है, दो आत्माओं का, दो बालक बालिकाओं का बंधन है, जिसे आप कम से कम खर्चे पे भी यदि करेंगे तो उसके परिणाम वही निकलेंगे जो परिणाम लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की शादी करने के बाद निकलेंगे। आपके घर में वही बहू आएगी जो एक सामान्य विवाह करने पर आती हैं, एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में यदि शादी करने पर वही बहू आती हैं, और वही बहू आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद आएगी और वो आपकी सेवा करने में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। वही बहू उसी प्रकार से सेवा करेगी जो एक सम्मेलन के द्वारा शादी करके आप लाते हैं या छोटी शादी करके लाते हैं। और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि परिवार के जो आपस के संबंध हैं वो कटु हो जाते हैं। जब किसी प्रकार की छोटी छोटी बातें घर में हो जाती हैं और निश्चित रूप से परिवार में खटपट होती है और परेशानियां भी आती हैं और कुछ कहासुनी भी होती हैं, लेकिन उन बातों को जब इशू बनाया जाता है क्योंकि उस पिता को लगता है कि इस बेटी के लिए मैंने इतना कर्ज लिया और उसे इस प्रकार की प्रताड़ना सहन करनी पड़ी, तो वो रिश्ते और कड़वाहट में बदल जाते हैं और कोर्ट की कचहरी तक पहुंच जाते हैं। मित्रों, विवाह पर जो खर्च आप अनाप शनाप कर रहे हैं उस पैसे को बचाइए और अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही वो एक माध्यम है जिसके ऊपर आप जितना भी खर्च करेंगे रिटर्न आपको मिलेगा कई गुना। शादी पर किया गया खर्च आपको कभी कोई रिटर्न नहीं देगा। लोग, समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग आएंगे वो भोजन करके एक दिन बाद ही उसको भूल जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन उसके पास कहीं दूसरे विवाह में जाने की जब निमंत्रण होगा तो वहाँ उसका कंपैरिजन करता है कि वहाँ अच्छा था या यहाँ अच्छा है। तो आप इस प्रकार के झूठे भ्रम में न पड़े कि आप एक दिन की खुशी के लिए 50 गाड़ियाँ किराए पे लेंगे, बग्गी सजाएंगे, शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट करेंगे, मैरिज हॉल करेंगे और लोग आपको शाहजहाँ समझेंगे। ऐसी भूल आप ना करें। कोई भी आपको रईस समझने वाला नहीं है। लोगों को सब पता है कि आपकी क्या आर्थिक स्थिति है और आपने किस प्रकार से कर्ज लेकर इस विवाह को संपन्न किया है और उसके परिणाम आप ही को भुगतने हैं। कोई भी रिश्तेदार या मित्र आपकी उन किस्तों को भरने के लिए आपकी मदद नहीं करने वाला है। और रिश्ते तभी प्रगाढ़ होते हैं दोनों परिवारों में जब अपनी क्षमताओं के अनुरूप किए जाते हैं। तो अनावश्यक रूप से दुनिया को दिखावे के रूप में आप अपनी अमूल्य जो पूंजी हैं उसे खर्च न करें। उस पूंजी का उपयोग
अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और अच्छे रोज़गार में सेट करने पे करें। यदि बच्चे जॉब नहीं लग पाते हैं तो उनके लिए अच्छा व्यापार यदि आपको बनाना है तो उस पर खर्च करें। सामान्य देखा गया है कि एक पिता अपने पुत्र की शादी में तो 20 से 30 लाख रुपए खर्च हंस करके कर देता है, लेकिन जब वही पुत्र बेरोजगारी का शिकार होकर अपने पिता से 10 लाख रुपए मांगता है किसी व्यापार के लिए तो उसे वो मना कर देता है, क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं है कि वो पैसा जो मैं खर्च करूँगा व्यापार पे वो मुझे रिटर्न देगा, धंधा चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन ये बात वो विवाह पर जब खर्च करता है कभी नहीं सोचता है कि इस खर्च से समाज मुझे प्रतिष्ठा देगा या न देगा, या इसका क्या मुझे परिणाम प्राप्त होगा। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है, दुनिया के दिखावे में आकर, लोगों की बातों में आकर इस प्रकार के अनावश्यक खर्च जो शाही शादियों करने का जो दौर चला है उस पर रोक लगाएं। कई बुद्धिजीवी समाजों ने आजकल प्री वेडिंग शूटिंग जो की जाती है उस पर भी रोक लगाई, लेकिन ना समझ लोग प्री वेडिंग शूटिंग का एक ऐसा चलन चला है कि वो सब मान मर्यादाएं सम्मान शादी के विवाह के मंडप पे पहुंचने से पहले ही नष्ट हो चुके होते हैं। उस वर वधू के वो दृश्य जब वो उस हॉल में चलाए जाते हैं जो कि एक युगल शादी के पश्चात भी इस तरह के दृश्य नहीं कर पाता है, वो सब दृश्य, वो सब सीमाएं लांघकर वो वीडियो शूट किए जाते हैं और उन बुजुर्ग लोगों के सामने ओपनली दिखाए जाते हैं, समाज के सामने दिखाए जाते हैं, और फिर आप अपेक्षा करते हैं कि वो वधू आपको सम्मान दे, आपकी आंखों में, उनकी आंखों में आपकी शर्म हो, हया हो। ऐसा कैसे संभव है? तो कई ऐसी समस्याएं, बुराइयां हैं समाज में, उससे हमें पार पाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप हमारी बात को समझ चुके होंगे कि शादी विवाह को एक सीमित दायरे में करने का प्रयास करें, कम खर्च में संपन्न करने का प्रयास करें, और उस महत्वपूर्ण जो राशि आपके पास हैं उस राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा के अंदर खर्च करें, समाज को आगे बढ़ाने पर खर्च करें। अच्छे मकान आप बना सकते हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चों के अच्छे रोज़गार को सेटल कर सकते हैं, उनके व्यापार को स्थापित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रतिफल के रूप में बहुत अच्छे परिणाम देगा। यही हमारी ऐसी विचारधारा है, ऐसी सोच है। शायद आपको अच्छी लगी या न लगी, लेकिन हमने अपनी बात रखी। यदि आपको अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को नमो बुद्धाय।